नमस्कार मित्रों, आज हम एक क्रांतिकारी आत्मकथा की यात्रा पर चलने जा रहे हैं। यह आत्मकथा है बलुतन और इसके लेखक हैं दया पवार। मराठी साहित्य के इतिहास में बलुतन एक ऐसा मोड़ है जहां से दलित साहित्य की एक सशक्त धारा प्रवाहित हुई। यह केवल व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के शोषण, पीड़ा, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई का दस्तावेज है। दया पवार का जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उन्होंने जातीय भेदभाव, सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा को अत्यंत निकट से अनुभव किया। शिक्षा प्राप्त करने से लेकर नौकरी पाने तक और समाज में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने तक उन्हें हर कदम पर अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं गहरे घावों और अनुभवों से उत्पन्न हुआ एक विद्रोही साहित्य और उसका प्रथम स्वरूप है बलुतन। बलुतन को मराठी का पहला दलित आत्मकथात्मक ग्रंथ माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 में हुआ और इसने समूचे साहित्य जगत को झकझोर दिया। यह पुस्तक केवल एक लेखक की जीवनी नहीं, बल्कि एक समाज की सामूहिक वेदना का साक्ष्य है। एक ऐसा स्वर जो सदियों से दबा हुआ था और पहली बार निर्भय होकर मुखर हुआ। दया पवार ने अपने जीवन के कटु यथार्थ को जिस साहस, संवेदना और सामाजिक चेतना के साथ शब्दों में पिरोया, उसने मराठी साहित्य के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। बलुतन न केवल आत्मकथा है, बल्कि यह एक सामाजिक दस्तावेज है, एक विद्रोह है, एक हुंकार है जो आज भी प्रत्येक संवेदनशील पाठक के हृदय को विचलित करता है। तो आइए जानें बलुतन के इन शब्दों के पीछे छिपा सत्य, वह सामूहिक दुख और उस लेखनी की वह क्रांतिकारी शक्ति जिसने साहित्य को एक नई दिशा दी। आगामी वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे बलुतन आत्मकथा के प्रमुख विषय, लेखक की शैली, सामाजिक पृष्ठभूमि और इस पुस्तक द्वारा प्रेरित साहित्यिक क्रांति। तैयार हैं न? तो चलिए आरंभ करते हैं बलुतन की इस असहज किंतु जागरणकारी साहित्यिक यात्रा को। भाग 1, बचपन और जातीय पहचान, सामाजिक बीजारोपण। बचपन हर किसी के जीवन का सबसे निष्कलंक, सबसे मासूम और निर्मल चरण होता है। लेकिन दया पवार की आत्मकथा बलुते में वर्णित बचपन इस पारंपरिक धारणा से बहुत दूर है। उनके बचपन में था गरीबी, उपेक्षा, जातीय उत्पीड़न और आत्मचेतना को जगाने वाली सामाजिक विषमता। यह भाग उनके जीवन का वह अध्याय है जहां उन्होंने केवल अस्पृश्यता की दीवारें नहीं देखी, बल्कि उनसे बार बार टकराकर उन दीवारों के अस्तित्व को भीतर तक आत्मसात कर लिया। जन्म, गांव और पारिवारिक पृष्ठभूमि। दया पवार का जन्म एक अत्यंत पिछड़े महार समुदाय में हुआ। जन्म के क्षण से ही उनका ऐसा जीवन आरंभ हो गया था जिसे कोई छूना भी न चाहे। पुणे जिले के एक छोटे से गांव में, दलित बस्ती में, झोपड़ी में बसने वाला उनका परिवार सामाजिक व्यवस्था और वर्णश्रेष्ठता की जकड़ में पूरी तरह से बंद था। उनका जन्म ऐसे घर में हुआ जहां रोजाना भोजन के लिए संघर्ष होता था और एक इंसान के रूप में सम्मान पाने का सपना भी बहुत दूर की बात थी। घर में पिता कभी स्वाभिमानी, कभी निराशा से टूटे हुए, मां लगातार घर चलाने के लिए संघर्षरत, और चारों ओर का समाज हमेशा यह जताने वाला कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। यही पृष्ठभूमि उनके चेतना और संघर्ष का बीज बनी। उनके घर में भले ही ममता थी, लेकिन उस ममता में भी अस्पृश्यता का अंधकार कभी दूर नहीं हुआ। अस्पृश्यता के प्रारंभिक अनुभव। बचपन में ही दया पवार ने समाज द्वारा दी गई उपेक्षा, भय और हीनता के अनुभव को झेला। स्कूल के पहले दिन से ही उन्होंने देखा, पानी पीने का अधिकार नहीं, बेंच पर बैठने का हक नहीं, और शिक्षा एक ऐसा वरदान है जो केवल सवर्णों के लिए आरक्षित है। शिक्षकों का व्यवहार ही उनके जीवन में अस्पृश्यता की पहली पाठशाला बन गया था। उन्हें कक्षा में पिछली पंक्तियों में बैठाना, नाम लेकर अपमानित करना और उनकी उंगली तक न छूकर शुद्धता का ढोंग बनाए रखना
इन सभी घटनाओं ने उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला। एक बार जब उन्होंने भूख लगने पर एक ब्राह्मण मित्र के डिब्बे से खाना खा लिया, तब उनके ऊपर शुद्धिकरण की कार्रवाई की गई। उन्हें केवल बहिष्कृत ही नहीं किया गया, बल्कि समाज ने उन्हें खतरनाक मानते हुए उनके चारों ओर अदृश्य सीमाएं खींच दी। इन सीमाओं के अनुभव उनके लेखन में इतनी तीव्रता से आते हैं कि पाठक का अंतर्मन हिल जाता है। बचपन की उपेक्षा, दुख और संघर्ष। दया पवार का बचपन हर दिन एक नई परीक्षा था। उपेक्षा उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। उस समय दलित बच्चों को केवल उपेक्षित ही नहीं किया जाता था, बल्कि समाज की निगाहों में वे मानो पाप ही थे। गांव के किसी भी त्योहार, उत्सव, पठन पाठन या खेल में उनकी भागीदारी मर्यादा लांघना मानी जाती थी। घर में रोजाना भोजन मिलेगा या नहीं, यह भी तय नहीं होता था। माँ का रोना, पिता की शराबखोरी, आसपास के घरों की गालियां और इन सब के बीच पानी भरने के लिए जाती माँ को गांव वालों द्वारा दी जाने वाली अवहेलना, ये सभी अनुभव उनके बालमन पर अमिट छाप छोड़ गए थे। लेकिन इस दुख में भी उन्होंने जीवन से लगाव नहीं छोड़ा। मानो इन तमाम अंधकारपूर्ण रातों में वे कहीं प्रकाश की किरणों की तलाश कर रहे थे। जाति व्यवस्था की भयावहता और मानसिक प्रभाव। भारतीय समाज संरचना की जाति व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं, मानसिक गुलामी भी पैदा करती है। यह बात बलुते पढ़ते समय स्पष्ट रूप से सामने आती है। बचपन में ही मन में बैठा दी गई हीनता, हम अलग हैं की सतत अनुभूति और समाज से मिलने वाला अपमान उनके आत्मसम्मान को बुरी तरह चोट पहुंचाता था। लेकिन यही चोट खाई हुई चेतना आगे चलकर उनके विद्रोही लेखन की प्रेरणा बनी। जाति व्यवस्था का इतना गहरा असर उनकी मानसिकता पर हुआ था कि एक साधारण सपना देखना भी उन्हें अपराध जैसा लगता था। वे लिखते हैं, हम केवल काम करने के लिए हैं, सपने देखने के लिए नहीं। यह मानसिक गुलामी ही उनकी असली बेड़ियां थीं। पढ़ाई करते समय, दोस्ती करते हुए, गांव में घूमते हुए, यह डर, यह हीनता हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी। समाज में अपनी जगह खोजने की शुरुआत। लेकिन इस पूरे अंधकार में भी एक जगह चेतना थी, आत्मचेतना। उन्हें कहीं न कहीं लगता था, हमें यह सब चुपचाप सहते नहीं रहना है। हमें लिखना है, बोलना है, और यही बना उनके परिवर्तन का पहला चरण। उन्होंने अपनी जगह खोजने, अपना अस्तित्व सिद्ध करने की शुरुआत की। स्कूल के एक शिक्षक ने जब उनका लिखा हुआ निबंध पढ़कर उनकी प्रशंसा की, तब उनके मन में लेखक बनने का बीज अंकुरित होने लगा। उन्होंने शब्दों का उपयोग केवल वेदना के वर्णन के लिए नहीं किया, बल्कि उन वेदनाओं को दूसरों तक पहुंचाकर क्रांति लाने के लिए किया। जाति व्यवस्था की छाया में, पीड़ा के घेरे में भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान जीवित रखा। बलुते का पहला भाग एक दलित बालक के शोषण की कहानी है, लेकिन साथ ही उसके भीतर जन्म ले रहे विद्रोह की भी कथा है। यह कहानी है जातीय व्यवस्था के क्रूर चेहरे की, लेकिन उतनी ही यह एक दृढ़ आत्मा की जागृति की भी कहानी है। यह भाग जितना पीड़ादायक है, उतना ही वह जागरूक करने वाला भी है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है एक वैचारिक क्रांति। दया पवार के जीवन का यह अध्याय हमसे बार बार एक प्रश्न पूछता है, क्या हम वास्तव में इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं? और यह प्रश्न बिना उत्तर के हमारे अंतर्मन को एक टीस देकर चला जाता है। यही टीस बलुते की असली ताकत है। भाग 2, शिक्षा और आत्मबोध का विकास, मन की जुताई। दया पवार की आत्मकथा का यह भाग केवल शिक्षा प्राप्ति की कथा नहीं है। यह एक दलित बालक के आत्मबोध की यात्रा है, ऐसे बालक की जिसे समाज ने मनुष्य मानने से ही इनकार कर दिया था, पर जिसने शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान को नवीन रूप में गढ़ा। बलुते का यह भाग दलित जीवन में विचार क्रांति का और मन की जुताई का सशक्त दस्तावेज है। विद्यालय जीवन की कठिनाइयां और शिक्षकों का भेदभाव।
विद्यालय जहां अन्य बच्चों के लिए ज्ञान का मंदिर होता है, वहीं दया पवार जैसे दलित बालकों के लिए वह भेदभाव की भूमि थी। विद्यालय के प्रथम ही दिन उन्हें यह समझ आ गया, तुम जल का घूंट भी अपने हाथ से नहीं ले सकते। उनकी जाति ने उन्हें अस्पृश्य ठहराया था और इस अस्पृश्यता की छाया शिक्षा पर भी सतत रूप से पड़ी रही। शिक्षकों द्वारा अपमानित किया जाना उनके लिए एक दैनिक अनुभव था। कुछ शिक्षक तो उन्हें नाम से पुकारने के बजाय कहते, अरे महार का लड़का। शिक्षकों का यह व्यवहार शिक्षा के भीतर व्याप्त जानबूझकर पोषित ऊंच नीच को स्पष्ट करता था। उन्हें कक्षा में पीछे बैठाना, पुस्तक हाथ में देने से पूर्व उस पर जल छिड़कना, उनके समीप बैठने से अन्य बच्चों का विरोध करना, यह सब उनके मन में गहरे रूप से अंकित होता गया। शिक्षा हेतु संघर्ष। दया पवार की शिक्षा के लिए संघर्ष दरिद्रता, जातीय विद्वेष और पारिवारिक आर्थिक सीमाओं के त्रिकोण में जूझने की गाथा थी। उन्हें ऐसे हालात में विद्यालय जाना पड़ता था जब शरीर ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं थे। वर्षा में भीगते हुए विद्यालय जाना, भूखे पेट पढ़ाई करना और विद्यालय के उपरांत श्रम कर घर का भरण पोषण करना, ये सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा का मार्ग नहीं छोड़ा। वे लिखते थे, पढ़ते थे और सबसे महत्वपूर्ण वे सोचते थे। कभी विद्यालय के प्रांगण में अकेले बैठकर जीवन की ओर दृष्टि डालते। हमें यह व्यवहार क्यों सहना पड़ता है? शिक्षा ही प्रकाश का मार्ग क्यों प्रतीत होती है? ये प्रश्न उनके अंतर्मन में गहराई से अंकुरित होते गए और जब उन्होंने इन प्रश्नों की जड़ तक जाना चाहा, तो उन्हें मिला प्रत्येक शब्द उनके आत्मा की माला में पिरो दिया। पठन संस्कृति और विचारों के अंकुर। शब्द ही उनके जीवन के अस्त्र बन गए। विद्यालय की पुस्तकों के साथ साथ उन्होंने बाहरी पठन भी आरंभ किया। पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये विचारक उनके जीवन के दीपस्तंभ बन गए। उनके ग्रंथ, उनके भाषण और उनके आंदोलनों का गहरा प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। दया पवार का पठन केवल जानकारी ग्रहण करने का माध्यम नहीं था, बल्कि स्वयं को समझने का प्रयास था। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह केवल मेरी कथा नहीं है, यह संपूर्ण समाज की गाथा है, और इसलिए वे अपने विद्रोह को शब्दों में व्यक्त करने लगे। बलते का बीज यहीं अंकुरित हुआ था। उनका पठन ही उनके विद्रोही लेखन की पहली जुताई थी। अपनी जाति के इतिहास को समझने का प्रयास। अध्ययन में लिप्त रहते हुए उन्हें यह अनुभूति हुई कि जिस जाति से वे संबंध रखते हैं, उसका कोई विस्तृत इतिहास नहीं है। शूद्र, अस्पृश्य, हरिजन, ये शब्द केवल वर्गीकरण नहीं थे, बल्कि मानसिक गुलामी के इतिहास के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपनी जाति की जड़ों को खोजने का प्रयास किया। महारों का सैन्य योगदान, उनके स्वाभिमान के लिए चलाए गए संघर्ष और ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा उन पर थोपी गई अन्यायपूर्ण सत्ता, इन सब का अध्ययन करते हुए उनके भीतर एक प्रकार का विद्रोह जागृत हुआ। यह विद्रोह उनकी लेखनी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा, हमारी जाति का कोई इतिहास नहीं, क्योंकि हमारा जीवन इतिहास लिखे जाने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। इस इतिहास को समझते हुए उन्होंने अपने दुहक का राजनीति से संबंध समझा और यही उनके आत्मबोध का प्रमुख चरण बना। आत्मबोध, आत्मगौरव और हीन भावना के मध्य संघर्ष। विद्यालय जीवन और पठन के माध्यम से आत्मबोध का विकास होता गया, परंतु यह आत्मबोध सौम्य नहीं था। उसमें आक्रोश था, त्याग था और एक तीव्र आंतरिक संघर्ष भी था। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए कभी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति होती, तो कभी समाज के व्यवहार से तीव्र हीन भावना का अनुभव होता। क्या केवल जाति में जन्म लेने के कारण वे हीन हैं? या यह जातिभेद की व्यवस्था की शिकारता है? ऐसे विचार उनके अस्तित्व को भीतर से कुतरते थे।
परंतु इसी संघर्ष से जन्म हुआ एक स्पष्ट दृष्टिकोण का उन्होंने स्वीकार किया कि मैं दलित हूँ, पर इस पहचान को छिपाऊंगा नहीं, अपितु गर्व से धारण करूंगा। आत्मबोध का यह रूप जन्म पर अभिमान नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति था। बलुते में इस संघर्ष का चित्रण अत्यंत सशक्तता से किया गया है। वे न आत्मतुष्टि में उलझते हैं, न भावुकता में बहते हैं, अपितु वे स्पष्ट कहते हैं कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह आत्मकथा आत्मबोध की जुताई की कथा है, जहां मन ही मुख्य खेत है और विचारों के बीज उसमें बोए जा रहे हैं। दया पवार की बलुते का यह द्वितीय भाग केवल उनकी शिक्षा, शैक्षणिक कठिनाइयों या पठन यात्रा का विवरण नहीं है, यह उनके आत्मबोध की जागृति का एक महत्वपूर्ण चरण है। यहीं से एक जलता हुआ, परिपक्व और लेखन के लिए सज्ज लेखक जन्म लेता है। शिक्षा उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, वह एक दलित आत्मा का नवनिर्माण था। इस शिक्षा ने उन्हें अधिकार मांगने की भाषा दी, अन्याय का सामना करने का साहस दिया और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कथा को स्वयं के शब्दों में कहने की सामर्थ्य प्रदान की। यह भाग प्रत्येक पाठक के हृदय में एक दीप प्रज्वलित करता है, जो पूछता है, हम शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, पर क्या स्वयं को खोजते हैं? दया पवार के अनुभवों से प्राप्त यह आत्मबोध संपूर्ण दलित साहित्य आंदोलन की आत्मा का मूल है। यही आत्मबोध ही सच्चा विद्रोह है। भाग 3, शहर का जीवन और सामाजिक परिवर्तन की अनुभूति, अनुभवों का नया क्षितिज। मुंबई एक स्वप्न, एक संघर्ष, एक चेतना। मुंबई, इस नाम में ही एक आग है, एक खिंचाव है, एक सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करने वाले व्यक्ति के लिए मुंबई केवल एक शहर नहीं रह जाती, वह बन जाती है एक अवसर, एक नए अस्तित्व की पहचान और कभी कभी एक भीषण यथार्थ। मुंबई में पलायन और नया यथार्थ। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याचार, जाति व्यवस्था, शोषण और अपमान से तंग आकर हजारों दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोग 1950 के दशक में और उसके बाद भी मुंबई की ओर रुख करने लगे। उनके इस पलायन के पीछे केवल जीविका की तलाश नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई भावना थी, एक तीव्र इच्छा कि उन्हें इंसान की तरह जीना है। मुंबई ने कई लोगों को आश्रय दिया, लेकिन यह शहर सभी के लिए समान नहीं था। शहर में आए प्रवासियों के लिए शुरुआती दिन अस्थिरता, उपेक्षा और संघर्ष से भरे होते थे। रेलवे स्टेशन पर उतरने का क्षण उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन जाता था। पीछे केवल गांव नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पहचान छोड़कर आया यह व्यक्ति शहर में अपने लिए जगह तलाश रहा था। एक छोटी सी कोठरी, एक नौकरी, 2 वक्त का भोजन और थोड़ी सी इंसानियत। शहर में आए कई लोगों ने चाल संस्कृति में, झुग्गी झोपड़ियों में नया जीवन शुरू किया। एक कमरे में 5 से 6 लोग, कोई किसी कंपनी में हमाल, कोई मिल में मजदूर, कोई सड़क पर विक्रेता। लेकिन इस शहर ने उन्हें केवल काम ही नहीं दिया, उसने उन्हें एक नया संघर्ष दिया, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। नौकरी, जीविका के साधन और शहरी गरीबी। शहर में आने वालों के लिए स्थायी नौकरी पाना आसान नहीं था। स्थानीय लोगों का दबाव, भाषा की बाधा और जातीय भेदभाव के कारण कई लोगों को असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता था। मिलने वाली नौकरी अक्सर अस्थिर, कम वेतन वाली और श्रम शोषण करने वाली होती थी। इसलिए शहरी गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं थी, बल्कि सामाजिक दुर्बलता की भी एक अभिव्यक्ति थी। झुग्गी झोपड़ी में जीवन स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संकटमय होता था। लेकिन इस अंधकार में भी एक प्रकार की रोशनी थी, संगठनों की, आंदोलनों की और परिवर्तन की आशा की। सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव, विशेषतः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक विधिवेत्ता नहीं थे, वे एक समाज क्रांतिकारी थे।
मुंबई जैसे शहर में आए दलितों के लिए उनके विचार दीपस्तंभ बन गए। उन्होंने केवल अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि दलित समाज को आत्मबोध दिया। शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो, यह मंत्र केवल एक नारा नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। मुंबई में बाबा साहेब ने जो सभाएं की, उनका लेखन और उनके विचारों का प्रभाव इतना व्यापक था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दलित युवक युवतियां भी शिक्षा की ओर मुड़ने लगे। उनके नेतृत्व में कई संगठन खड़े हुए। समता सैनिक दल, मुंबई प्रदेश दलित सभा जैसे आंदोलनों ने दलितों को संगठित किया। जाति के नए अनुभव ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर। गांव में जाति एक चिपकी हुई पहचान थी, लेकिन शहर में भी वह पीछे नहीं छूटी थी। वह केवल थोड़ी सी बदल गई थी, उपनाम में, नौकरी के अपर्याप्त अवसरों में, मकान किराए के इनकार में और सामाजिक संवाद में। गांव में जाति स्पष्ट दिखती थी, लेकिन शहर में वह अदृश्य होकर और भी तीव्र हो गई। मुंबई जैसे शहर में दीवारों से विभाजित सामाजिक जाल था। दलितों को कई बार मकान मिलना कठिन होता था। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे, लेकिन मित्रता, प्रतिस्पर्धा और संवाद में जाति अभी भी खड़ी थी। इसलिए शहरी अनुभव भी जातिवर्चस्व से मुक्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नई चेतनाएं जन्म लेने लगी थीं। दलित साहित्य, सांस्कृतिक जागरूकता और लेखन की शुरुआत। इन्हीं नई चेतनाओं से दलित साहित्य का जन्म हुआ। 1970 के दशक में बाबा साहेब के विचारों से पोषित और अपने जलते हुए अनुभवों से तैयार हुए लेखकों ने मराठी साहित्य में एक नया अध्याय लिखा, एक असहनीय सत्य का अध्याय। नमदेव ढसाल, दया पवार, शरण कुमार लिंबाए, लक्ष्मण गायकवाड़ जैसे लेखकों ने अपनी कविताओं, आत्मकथाओं के माध्यम से दलित समाज की संवेदनाओं, अपमानों और प्रतिकार के शब्द दिए। गोलपीठा, बलुतम, अक्करमाशी ये केवल पुस्तकें नहीं थीं, वे एक खुला हुआ घाव थीं, जिसे समाज को देखना आवश्यक था। इस साहित्य ने केवल दलितों का अनुभव प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक तीव्र सामाजिक चेतना दी। हम भी इंसान हैं, यह उनके स्वर में दृढ़ता थी, यह भावनात्मक लहर थी। दलित साहित्य के माध्यम से केवल लेखक ही नहीं, बल्कि पाठक भी बदलने लगे। जाति, अन्याय और समानता की अवधारणाएं नए सिरे से समझी जाने लगीं। इस जागरूकता के कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लगा। नाटक, कविता प्रस्तुतियां, शिविर और परिसंवादों के माध्यम से एक क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हुआ। बाबा साहेब की जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, इन अवसरों पर केवल श्रद्धा नहीं होती थी, बल्कि होती थी चेतना की ऊर्जा, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देती थी। मुंबई केवल एक शहर नहीं है, वह एक आंदोलन है, एक अनुभव है, एक संघर्ष की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लाखों लोगों ने इस शहर में केवल अपना पेट नहीं भरा, उन्होंने यहाँ आत्मसम्मान की जिद को संजोया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की मशाल जलाई। शहरी गरीबी, जातीय अन्याय और सामाजिक तनावों का सामना करते हुए उन्होंने एक साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया, जो आज भी जारी है। हमारा भी एक अस्तित्व है, यह उनकी पुकार समाज के कानों तक पहुंचाना, यही इस कथन की सच्ची प्रेरणा है। इन अनुभवों की कहानी, यह आपकी हमारी कहानी है। यह केवल शहर की कहानी नहीं, वह है एक नवजन्म की, एक नवानुभूति की और एक नवक्रांति की। भाग 4, अंतर्मन का संघर्ष और व्यक्तिगत जीवन में तनाव, जीवन का खरा दर्पण। मानव जीवन केवल बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अंतर्मन में चलने वाले अनगिनत संघर्षों का भी आईना है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति दलित समाज से आता है, तो उसके मानसिक और व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष और भी तीव्र, जटिल और असहनीय हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्तित्वों और अनुभवों का सजीव व भावनात्मक चित्रण करने वाली आत्मकथाएं हमें उनके अंतर्मन की गहराइयों में झांकने का अवसर देती हैं। यही अंतरंग भावनाएं इस भाग में प्रस्तुत हैं। अंतर्मन का संघर्ष और व्यक्तिगत जीवन में तनाव, जीवन का वह पहलू जो हर संवेदनशील हृदय को बेचैन कर देता है। मन की अस्थिरता, दुख और बेचैनी का चित्रण। मन एक चेतना की धारा है, लेकिन जब इस धारा को बार बार सामाजिक बंधनों, अपमानों, अन्यायों और जातिवादी घावों से ठेस पहुंचती है, तब मन में अस्थिरता का तूफान उठ खड़ा होता है। दलित लेखकों की आत्मकथाओं में यह तूफान शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से झलकता है। दया पवार की आत्मकथा बलुतन इस अस्थिरता का तीव्र चित्रण करने वाला दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की उपेक्षा से लेकर युवावस्था के अपमान तक सब कुछ खुलेपन से सामने रखा है। उनकी लेखनी से बहती बेचैनी पाठकों के हृदय को चीर देती है। दया पवार ने लिखा है, मेरा पूरा जीवन ही उपेक्षा से भरा है। मेरे नाम में ही गंदगी है। जब जाति बतानी पड़ती है, तब खड़ा हुआ मौन निगलना पड़ता है। ये वाक्य केवल भावनात्मक नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक सत्य की चीख हैं। यह अस्थिरता केवल दुहक से नहीं आई है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा, खोई हुई अस्मिता और गहरे अकेलेपन की पुकार है। व्यक्तिगत संबंधों की जटिलता। संबंध किसी भी व्यक्ति के मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, लेकिन जब इन संबंधों को भी जाति की दीवारों में बांध दिया जाता है, तो ये संबंध फलने फूलने के बजाय विघटन की ओर बढ़ते हैं। शांताबाई कांबले की आत्मकथा माझंजमीत जीवन ऐसे संबंधों की जटिलता का मार्मिक चित्रण करती है। उन्होंने अपने पति से तनावपूर्ण संबंधों, ससुराल पक्ष द्वारा किए गए जातिगत अपमानों और बच्चों के सामने अपने संबंधों की मर्यादा बचाने के लिए की गई मानसिक मशक्कत का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। इन संबंधों की उलझन केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नष्ट नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को आत्मदाह की अग्नि में झोंक देती है। प्रेम, सम्मान और साथ की अपेक्षाएं जब सामाजिक परिधियों में बंध जाती हैं, तब उनके कारण उत्पन्न तनाव को इन लेखक लेखिकाओं ने ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। नशा, अकेलापन, प्रेम और मानसिक स्वास्थ्य। मन की इस बेचैनी में कभी कभी व्यक्ति नशे की ओर झुकता है। यह एक तरह का विस्मरण होता है, एक असहाय प्रयास जिससे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए वास्तविकता से दूर जाना चाहता है। कई दलित आत्मकथाओं में नशा एक सामान्य सूत्र के रूप में दिखता है। चाहे वह बलुतन के पवार हो, उपरा के लक्ष्मण माने हो या अच्युत के रजतराम, हर किसी ने कभी न कभी इस नशे की खाई को छुआ है। नशा उनकी पीड़ा की अवैध दवा बन जाता है। अकेलापन केवल चारों ओर किसी के न होने का नाम नहीं है, यह उस मन की अनुपस्थिति है जो समझे और स्वीकार करे। जब समाज दूर कर देता है, परिवार उपेक्षा करता है और साहित्यिक दुनिया दरवाजा बंद कर देती है, तब यह अकेलापन आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसे में प्रेम भी एक संकट बन जाता है, क्योंकि प्रेम भी जाति, धर्म और सामाजिक मान्यताओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रेम का अनुभव भी दुखद हो जाता है। इन सभी मानसिक संघर्षों के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना एक कठिन तपस्या है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा दलित लेखन में एक नई रोशनी की तरह उभरती है, जहां सामाजिक स्वास्थ्य और मनुष्य के रूप में स्वास्थ्य के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। स्वयं से चलने वाली निरंतर लड़ाई। इन सबके बीच सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं के साथ होता है। मैं कौन हूँ, इस समाज में मेरा क्या उपयोग है, मैं क्यों जन्मा, मैं क्यों यह सब झेल रहा हूँ। ऐसे अंतर्मुख प्रश्न इन लोगों को लगातार खाए जाते हैं। दलित आत्मकथाओं में यह आत्मसंघर्ष अत्यंत तीव्रता से परिलक्षित होता है। उन्होंने समाज से लड़ा, परिवार से लड़ा,
लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी हारती हुई मानसिकता से लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई कई बार आत्महत्या की कगार तक पहुंचती है, आत्मवंचना की सीमाओं से टकराती है और कभी कभी आंसुओं से नए रूप में फूट पड़ती है। यही लड़ाई है आत्मबोध की, जहां मेरे अस्तित्व का अर्थ है, ऐसा संकल्प जन्म लेता है। दलित लेखक के रूप में अपनी पहचान खोजने का संघर्ष। दलित लेखकों का लेखन हमेशा उपेक्षित, द्वितीय श्रेणी का या केवल आत्मकथन समझकर नकारा गया। तथाकथित मुख्यधारा के साहित्यिक समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनके दोहकों को साहित्यिक मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका संघर्ष केवल लेखन के लिए नहीं था, बल्कि अस्तित्व की मान्यता के लिए था। कई दलित लेखकों ने अपने अनुभव और पीड़ाएं लिखी, लेकिन उन्हें पुरस्कार, साहित्यिक मंचों पर स्थान या अकादमिक चर्चा में मान्यता बहुत देर से मिली। इन लेखकों ने अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए बड़ी कीमत चुकाई। समाज ने उनके लेखन को क्रोध या सामाजिक द्वेष कहकर नकारा, लेकिन उसमें छुपी पीड़ा, संघर्ष और मानसिक बेचैनी को नहीं समझा। आज इन लेखकों ने दलित साहित्य को एक स्वतंत्र पहचान दी है। उनका लेखन सामाजिक परिवर्तन का हथियार बन चुका है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह जड़ों से उठे स्वर और सच्चाई के मूल्यों की यात्रा थी। अंतर्मन का संघर्ष दलित जीवन की नींव है। इसी संघर्ष से उनके लेखन का जन्म होता है, जो केवल साहित्य नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों का दस्तावेज होता है। व्यक्तिगत जीवन के तनाव, समाज की उपेक्षा और अंतर्मन की बेचैनी, इन सभी का समागम दलित आत्मकथाओं के रूप में सामने आता है। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी संघर्ष से उत्पन्न हुआ साहित्य, अनुभव और आत्मबोध भविष्य के लिए मार्गदर्शक हैं। ये शब्द, ये यथार्थ, ये अनुभव हर एक के अंतर्मन को स्पर्श करते हैं। ये केवल दलित लेखकों के नहीं हैं, बल्कि हर उस हृदय का प्रतिबिंब हैं जिसने कभी पीड़ा सही है, अन्याय सहा है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है। यह भाग केवल साहित्य या समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा का आईना है। और इसलिए इस अनुभव को शब्दों में बांधना आंसुओं को आवाज देने के समान है। भाग 5, आत्मचिंतन, क्रांति की चेतना और लेखन का उद्देश्य, बलुतं का अंतिम सत्य। बलुतं दया पवार की यह आत्मकथा केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत करने वाली एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज के शोषण, पीड़ा, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई को प्रस्तुत करने वाला एक विस्फोटक दस्तावेज है। इस भाग में हम बलुतं के लेखन के पीछे की प्रेरणा, उसका सामाजिक संदर्भ, दलितों का सामूहिक दोहक, साहित्य की सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्ति और आत्मकथन के माध्यम से उजागर हुआ क्रांतिकारी सत्य, इन सबका गहरा विश्लेषण करेंगे। बलुतं लिखने के पीछे की प्रेरणा और विचार। दया पवार केवल एक लेखक नहीं थे, वे स्वयं एक संघर्षशील दलित थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने जो जातीय अन्याय, उपेक्षा और अपमान झेला, उसी ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। बलुतं लिखते समय उन्हें प्रेरणा मिली उनके जीवन की गहरी चोटों से, सामाजिक विषमता से और अपने अस्तित्व के लिए लड़ी गई लड़ाई से। यह लेखन केवल साहित्यिक महत्व के लिए नहीं था, यह थी एक अस्तित्व की पुकार। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक शोषण के अनुभवों से गुजरता है, तो उसके भीतर एक विस्फोटक संचित होता है। यही विस्फोट बलुतं के रूप में साहित्यिक जगत में हुआ। दया पवार ने बलुतं लिखा क्योंकि उन्होंने जो पीड़ा, अपमान और उपेक्षा अनुभव की, वह केवल उनकी नहीं थी, वह एक पूरे समाज की थी। उनका दोहक सामूहिक था। यह सामूहिक पीड़ा, यह सामूहिक घाव, यह सामूहिक आक्रोश, इन सभी को शब्द देने की आवश्यकता थी। और ये शब्द थे धधकते हुए, जलते हुए, आक्रामक, क्योंकि उनका सत्य कोई शांति से कहने वाली बात नहीं थी।
व्यक्तिगत अनुभवों का सामाजिक स्वरूप। बलुतं भले ही एक आत्मकथा हो, लेकिन यह केवल दया पवार का व्यक्तिगत सत्य नहीं है। यह उस समय के दलितों का सामूहिक सत्य है। इसमें उनके जीवन के प्रसंग हैं, लेकिन वे प्रत्येक दलित के जीवन का प्रतिबिंब हैं। शिक्षा के दौरान मिला अपमान, नौकरी में आई कठिनाइयां, समाज में अनुभव की गई असहायता, बड़े बुजुर्गों की टूटी हुई मानसिकता, यह सब समाज में गहराई से जमी जातीय भेदभाव की अभिव्यक्तियां हैं। दया पवार ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया, लेकिन उन्हें बताते समय उन्होंने लगातार सामाजिक संदर्भ को बनाए रखा। उनकी आवाज एक असहाय समाज की हुंकार है। जब वे स्कूल में अंधेरे में बैठते थे, तब वह अंधकार केवल कक्षा का नहीं था, बल्कि उनके भविष्य का था। जब उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था, तब वह प्यास केवल उनके गले की नहीं थी, वह समाज की समानता की यास थी। दलितों का दुख व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है, यह चेतना, यही बलुतं का केंद्रीय बिंदु है। दया पवार ने अपने अनुभवों को लिखा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह बताते हैं, यह दुख केवल मेरा नहीं है, यह प्रत्येक दलित का दुख है। यह है हजारों वर्षों का शोषण जो उनकी रगों में समाया हुआ है। यह है उनके आत्मा को चीरने वाली व्यवस्थाएं। दया पवार द्वारा वर्णित गरीबी केवल आर्थिक नहीं थी, वह मानसिक थी, सामाजिक थी। दलित समाज के अनेक लोग अपने दुख को शब्द नहीं दे सकते थे, लेकिन दया पवार ने उन्हें शब्द दिए, जलते हुए, स्पष्ट और निर्विवाद। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है, इस पर विश्वास। बलुतं केवल एक आत्मकथा नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति का हथियार है। दया पवार को यह चेतना थी कि साहित्य केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह बदलाव ला सकता है। दलित साहित्य की यात्रा बलुतं के कारण तेज हुई और इससे एक नया क्रांतिकारी दृष्टिकोण जन्मा। वे कहते हैं, लेखन समाज का दर्पण है, लेकिन बलुतं में दर्पण नहीं, एक तीव्र चीख है। यह लेखन पढ़कर कोई भी शांत नहीं रह सकता। इसमें प्रयुक्त शब्द उकसाने वाले हैं, जागरूकता पैदा करने वाले हैं, और यही बलुतं की असली शक्ति है। आत्मकथन के माध्यम से प्रकट हुआ सत्य, क्रांति, करुणा और आत्मगौरव। बलुतं से जो सत्य प्रकट होता है वह त्रैविध्यात्मक है। एक ओर क्रांति की प्रेरणा है, दूसरी ओर करुणा की भावना है और तीसरी ओर आत्मगौरव की चेतना है। दया पवार को अपने समाज पर गर्व था। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके समाज ने केवल दुख नहीं सहा, बल्कि उस दुख से उबरने की शक्ति भी दिखाई। यह आत्मकथन केवल शोकात्म नहीं है, बल्कि यह प्रेरणादायी भी है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं होती, वह लेखनी से भी होती है। करुणा कमजोरी नहीं है, वह एक मानवीय मूल्य है। और आत्मगौरव कोई अहंकार नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की पहचान है। बलुतं एक साहित्यिक विद्रोह है। यह है इतिहास का पुनर्लेखन। यह है एक हुंकार जो आज भी प्रत्येक पाठक के दिल को छू जाता है। यह पुस्तक पढ़ते समय हम केवल दया पवार को नहीं सुनते, हम उस आवाज का हिस्सा बन जाते हैं। हम उनकी आंखों से दुनिया को देखते हैं, और वह दुनिया देखते समय हमें दिखाई देता है क्रांति का एक ज्वालामुखी। यही बलुतं की अंतिम चेतना है कि लेखन केवल अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता, वह सृजन के लिए होता है। वह मन को अस्वस्थ करे, खून को उबाले, आंखों में आंसू लाए और हाथों में शक्ति दे। और यह सब कुछ बलुतं करता है। अत्यंत प्रभावशाली ढंग से, अत्यंत आक्रामक रूप से और अत्यंत भावनात्मक शक्ति के साथ। इसीलिए बलुतं केवल एक पुस्तक नहीं है, वह एक संघर्ष है।